हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज हमारा लिमिटेशन एक्ट का लेक्चर 2 होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटेशन एक्ट है जो उसकी हिस्ट्री क्या है। लिमिटेशन एक्ट 1963 अभी हम पढ़ते हैं, पर उससे पहले कौन से लॉज थे, और जब लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई होता था तब कौन से लॉज अप्लाई होते थे। उसके अलावा लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। इस तरह के जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरल चीज़ें हैं लिमिटेशन एक्ट के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। पर ये जो लेक्चर्स हैं, जो मेरा पहला लेक्चर था और जो आज का लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं अगर आप लिमिटेशन एक्ट को प्रॉपर्ली समझना चाहते हो। और दूसरी बात, लिमिटेशन एक्ट पे अगर क्वेश्चंस आते हैं, प्री के बहुत सारे क्वेश्चंस इन दो लेक्चर्स में से आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, लिमिटेशन एक्ट लेक्स फोरी है या लेक्स लोसी है, क्या है, तो आंसर उसका लेक्स फोरी होगा। लिमिटेशन एक्ट कैसा है, प्रोसीजरल है, सब्सटैंटिव लॉ है, तो प्रोसीजरल लॉ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको काफ़ी मिलते हैं जो लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में, खासतौर पे जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में अक्रॉस स्टेट्स। तो इसलिए हमारा जो एम है वो ये है कि सेक्शन तो हम शुरू करेंगे, उससे पहले ये जो भी चीज़ें हैं, जो लिमिटेशन एक्ट का जो बेसिक्स है वो हम क्लियर कर लें। आई एम श्योर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, कुछ लोगों का फीडबैक मेरे पास आया, उनको काफ़ी अच्छा लगा। और जिन्होंने नहीं देखा है, आप लोग अगर डायरेक्टली दूसरे लेक्चर पे आए हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहला लेक्चर देखो। और उसके अलावा हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे अपनी पूरी एक सीरीज बनाई है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आपको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 43 लेक्चर्स हैं। अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अपनी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी एग्जाम में टीपी आता हो, आप उसे बहुत ही प्रॉपरली करके आओगे, राइट। तो अब आज हम अपने लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे जो डेली हमारा जो रिचुअल है वो तो पूरा करना बनता है कि ये जो क्लासरूम है जिसका एक्सेस आप तक मिला है, ये एक्सेस आपको हर एक लॉ स्टूडेंट को अपने देश में देना है। हर एक लॉ स्टूडेंट, हर एक लॉ से रिलेटेड जो प्रोफेशनल है, उसके पास इस क्लासरूम का एक्सेस होना चाहिए। मुझे फीडबैक आते हैं कि कुछ लोगों को इंटर्नशिप में हेल्प हुई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर्स देख के, राइट। कुछ लोग अपने गांव में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इतना अच्छा क्लियर हुआ जो कि उनको कभी कोचिंग में भी नहीं हुआ था। तो इस तरह के फीडबैक मैं चाहता हूं सबसे आए, और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे फीडबैक चाहिए, इसलिए ताकि उन सबकी हेल्प हो पाए। अगर ये चैनल आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ और सबके साथ, तो ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। मुझे जो मेहनत करनी है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, पर ये आपका काम है कि आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। तो आई होप आप इस चैनल को अपने क्लासरूम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे और जुड़े रहोगे हमसे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर के साथ। तो देखिए, हम अभी जो फॉलो करते हैं इंडिया में है लिमिटेशन एक्ट 1963, और ये फोर्स में आया 1 जनवरी 1964 को। किसी भी लॉ की एनफोर्समेंट डेट जो है वो याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिया में मेमोरी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है और ऐसे रटने वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, राइट। तो इसलिए आपको हर एक लॉ की जो एनफोर्समेंट डेट है वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास, आप एक काम कर सकते हो कि आप एक प्लेन शीट ले लो और उस पर हर लॉ की एनफोर्समेंट डेट लिख लो, और अपने घर में, अपने रूम में जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे कहीं उस शीट को पेस्ट कर दो, तो आपको आसान रहेगा याद करने में कि किस लॉ की एनफोर्समेंट डेट कब थी। तो एक दो क्वेश्चन जुडिशरी में जनरली उससे ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपका एटलीस्ट वो उतने मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये जो एक्ट है, इसकी एनफोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1964 है, और इसको जो प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी वो मिली थी 5 अक्टूबर 1963 को। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनफोर्समेंट डेट, ये उतना नहीं पूछा जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, पर क्या लिमिटेशन एक्ट 1963 से पहले कोई लिमिटेशन से रिलेटेड लॉ नहीं था, राइट? या अगर था तो कौन सा लॉ था, और उस लॉ को रिपील क्यों किया गया और ये नया एक्ट क्यों लाया गया, और अगर वो जो लॉ था उससे पहले क्या कोई लॉ था। और क्वेश्चन ये भी है कि जब लिमिटेशन एक्ट नहीं था तो फिर क्या था, तो किस लॉ के थ्रू लिमिटेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाते थे। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहां मिलेगा। तो देखिए, इंडिया में क्या हुआ, 1793 में रेगुलेशंस बनने शुरू हुए, और
1793 के बाद टाइम टू टाइम पे कुछ कुछ सालों में रेगुलेशंस आते रहे, बट मोस्टली 20 इयर्स के गैप में ये रेगुलेशंस आते थे। पर क्या हुआ, टिल 1859 इंडिया में कोई लॉ नहीं था लिमिटेशन से रिलेटेड, राइट। लिमिटेशन से रिलेटेड इंडिया में कोई लॉ नहीं था। तो इससे पहले तक क्या होता था 1859 से, तो देखिए 1859 से पहले क्या होता था, आप सबको पता है हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, राइट। कौन से प्रेसिडेंसी टाउन्स थे? मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। तो यहां पे क्या होता था, इंग्लिश लॉ जो था लिमिटेशन से रिलेटेड वो अप्लाई किया जाता था, राइट। फिर इन प्रेसिडेंसी टाउन्स के अलावा अदर प्लेसेस, राइट, वहां पे क्या था, वहां पे डिफरेंट रेगुलेशंस अप्लाई होते थे, ठीक है। तो ये जो रेगुलेशंस होते थे, ये सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस बनाती थी, ये वो रेगुलेशंस होते थे और वो लिमिटेशन से रिलेटेड मैटर्स को गवर्न करते थे। तो पहली बार लिमिटेशन से रिलेटेड जो लॉ लेके आई ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वाज इन 1859। उसके बाद ये लॉ में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, ये उतने दिन, तो उसके बाद क्या हुआ, 1871 में एक नया लॉ आया और 1871 का लिमिटेशन एक्ट भी बहुत सारी उसमें इश्यूज थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया 1877 के लिमिटेशन एक्ट से। और उसके बाद एक कॉम्प्रहेंसिव कोड लाया गया, पर ये जो भी लिमिटेशन एक्ट्स थे ये उतने कन्विंसिंग थे नहीं। तो फाइनली एक 1908 में, 1908 देख के आपको सीपीसी की याद आनी चाहिए, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में आया था। तो सीपीसी के साथ ही उसी साल लिमिटेशन एक्ट 1908 हमारी जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो लेके आई। और 1908 का जो एक्ट था ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव एक्ट था और ये चलता रहा कब तक, 1963 तक, जब हमारा जो ये नया लॉ आया, जो अभी प्रेजेंट लॉ है, जब उसने आके इसको रिपील किया, तब तक 1908 का जो लॉ है वो चलता रहा, राइट। अब ये जो 1908 का लॉ है, इसको रिपील क्यों किया गया? तो देखिए 1908 का जो लॉ है उसमें दिक्कत क्या थी, इसमें जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन था वो बड़ा लंबा था। पीरियड ऑफ लिमिटेशन 60 इयर्स था इसमें मैक्सिमम, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ लिमिटेशन वाज देयर, राइट। उसके अलावा ये थोड़ा बल्कि था, इसमें इलस्ट्रेशंस वगैरह काफी दिए हुए थे, राइट। तो उनको क्या किया गया, अभी अगर आप 1963 का लिमिटेशन एक्ट देखेंगे, ये वाला लिमिटेशन एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, आई होप आपके पास बेयर एक्ट होगा जब आप ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो इस लिमिटेशन एक्ट में आप देखोगे कि कहीं पे भी इलस्ट्रेशंस नहीं मिलेंगे आपको, राइट। तो इस एक्ट से लिमिटेशन हटा दिए गए, जो 1908 में जो इलस्ट्रेशंस वगैरह थे वो हटा दिए गए। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो था इतना लंबा था, 60 इयर्स था, तो ये फील किया गया कि भाई इतने लंबे समय तक सूट्स को, मतलब जो डिस्प्यूट्स हैं उनको पेंडिंग रखना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए अब हमारे जो 1963 का लॉ है उसमें जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो मैक्सिमम है वो कितना है, 30 इयर्स। और ये भी कुछ सर्कमस्टांसेस में ही है, बाकी 60 इयर्स को सीधा हाफ कर दिया गया और 30 इयर्स कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है वो आया, राइट। और 1908 से, और ये सब चीजें कब की गई, ऑन थर्ड रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 1963 का जो एक्ट है वो कब आया,
थर्ड रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, मतलब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशंस दी अपनी थर्ड रिपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आपको जो 1908 का जो लॉ है उसमें इस तरह के चेंजेस की जरूरत है ताकि उसको और फाइन ट्यून किया जा सके और उसको इफेक्टिव बनाया जा सके। तो गवर्नमेंट ने उसकी जो लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस थी उनको मानते हुए फिर गवर्नमेंट ने लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है पार्लियामेंट में पास कराया। तो ये थी हिस्ट्री लिमिटेशन एक्ट 1963 की, जो कि आज आप पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के कुछ जो फीचर्स हैं वो क्या है, राइट। तो देखिए, हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें 32 सेक्शंस हैं, राइट। उसके अलावा एक शेड्यूल है। और लिमिटेशन एक्ट में जो ये शेड्यूल है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस शेड्यूल में आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 137 आर्टिकल्स हैं। तो अगर आप लिमिटेशन एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो वहां पे आपको सेक्शन नहीं मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आर्टिकल्स मिलते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स हमें मिलते हैं लिमिटेशन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में। और वो आर्टिकल्स क्या बताते हैं? वो आर्टिकल्स ये बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट में, किसी पर्टिकुलर केस में, कॉज ऑफ एक्शन में टाइम, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कितना होगा, मतलब कितने टाइम के अंदर आप वहां पे केस फाइल कर सकते हो, राइट। तो 137 आर्टिकल्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है। सूट से रिलेटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद अपील के बारे में बताते हैं और फिर एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, राइट। तो ये अप टू 113 है, फिर 114 टू 117 अपील से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं शेड्यूल 1 में, और फिर उसके बाद 118 से 137 तक जो आर्टिकल्स हैं वो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो बताते हैं कि सूट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स हैं, उनका उनमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा, फिर अपील में क्या होगा और फिर एप्लीकेशन में क्या होगा। आप शेड्यूल देखिए, आज ही देखिएगा, ये लेक्चर देखने के साथ साथ ही जब ये लेक्चर ओवर हो उसके बाद आप शेड्यूल देखिए, फर्स्ट शेड्यूल, और उसमें आप ये देखिए कि किस तरीके से डिवीजन हो रखा है टाइम का, राइट। एंड देन इसमें इलस्ट्रेशंस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है उसमें इलस्ट्रेशंस नहीं है। उसके अलावा मिनिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है प्री में, राइट। मिनिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है? 10 डेज। 118 आर्टिकल 118 में ये बात करता है समरी सूट के केसेस में, राइट। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 30 ईयर्स, राइट। 30 ईयर्स मॉर्टगेज के केस में होता है और इस तरीके से 30 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। अब आपका ये टास्क है कि आज आप शेड्यूल देखेंगे और आप लोकेट करेंगे कि किन किन सिनेरियोज में 30 ईयर्स का पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि लिमिटेशन एक्ट जो है, जो हम पढ़ते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, राइट। अब हम देखते हैं, अब हम आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट पे। ये जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे रहता है, राइट। तो देखिए, अगर हम लिमिटेशन एक्ट की शुरुआत में जाएं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि लिमिटेशन कैसा एक लॉ है, एक प्रोसीजरल लॉ है।
और इसके अगर हम प्रियम्बल पे आए तो इट सेज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्रियम्बल क्या है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ, राइट। तो ये चीजें जनरली आपको मार्क करनी होती हैं जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ रहे होते हैं, प्रियम्बल पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाता है। तो ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स एंड फॉर पर्पसेस कनेक्टेड देयर विद। तो सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स वगैरह जो हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स में लिमिट करने के लिए टाइम पीरियड को ये एक्ट लाया गया था। अब कंसोलिडेट लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्ट है ये एग्जॉस्टिव है। लिमिटेशन एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव इन नेचर है, एग्जॉस्टिव इन नेचर, राइट। मतलब ये कंप्लीट है अपने आप में उन मैटर्स को लेके जिनको ये कवर करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्री का क्वेश्चन है, राइट, कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव है या फिर इनकम्प्लीट कोड है। तो आप हमेशा लिखेंगे कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो एग्जॉस्टिव है, क्योंकि लिमिटेशन से रिलेटेड मैटर्स को बहुत ही एक्सटेंसिवली डील करता है। और कहीं भी अगर आपको प्रियम्बल में ये वर्ड कंसोलिडेट दिखे तो आप इससे समझ जाइए काफ़ी हद तक कि जो पर्टिकुलर लॉ होगा वो कैसा होगा, एग्जॉस्टिव होगा। क्योंकि कंसोलिडेट करने का मतलब ये होता है कि लिमिटेशन से रिलेटेड अलग अलग अगर कहीं कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उनको सबको एक जगह आप ले आएँ और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल में जो भी चीज़ें हैं वो कॉम्प्रहेंसिवली कवर की जाएं, राइट। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके पार्ट 1 पे, जो कि प्रिलिमिनरी है, राइट। इट सेज दिस एक्ट में बी कॉल्ड द लिमिटेशन एक्ट 1963। जो सेक्शन 1 है नॉर्मल वही जो हर उसमें होता है सेक्शन 1 कि इसको लिमिटेशन एक्ट बोलेंगे। एंड देन इट सेज इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, राइट। अगर आपके बेयर एक्ट्स में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है तो उसको डिलीट कर दीजिएगा, उसको कट कर दीजिएगा, क्योंकि अब इसकी जो एप्लीकेशन है कहाँ पे है, होल ऑफ इंडिया में है। जम्मू एंड कश्मीर में भी हो गई है, कब से, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था 2019 में, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो पास हुआ था, उसके बाद ये जो भी लॉज भारत में एप्लीकेबल थे, पूरी कंट्री में एप्लीकेबल थे, वो अप्लाई कर दिए गए कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में भी। उससे पहले क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर में पूरे इंडिया में जो लॉज अप्लाई होते थे वो लॉज तभी अप्लाई होते थे जब जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वहाँ की विधानसभा अगर ये प्रस्ताव पारित करती थी कि ये लॉ हमारे यहाँ भी अप्लाई होगा। अदरवाइज इंडिया का कोई लॉ वहाँ पे जाके अप्लाई नहीं होता था, मतलब एक्सेप्ट वेरी फ्यू लॉज, कोई लॉज अप्लाई नहीं होते थे। अभी क्या हुआ है, इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में अगर आप इस एक्ट को देखेंगे तो इस एक्ट के पीछे एक शेड्यूल है और उस शेड्यूल में सारे लॉज लिस्टेड हैं कि अब जो ये लॉज हैं कौन कौन से लॉज जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होंगे। तो वो सारे लॉज जो इंडिया में अप्लाई होते हैं वो अब जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए किसी भी एक्ट में अगर आपको एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा मिले तो आप उसको ऐसे पढ़िएगा, उसको आप डिलीट कर दी, मतलब उसको कट कर दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा अपने बेयर एक्ट से, अपनी मेमोरी से, और ये याद रखिएगा होल ऑफ इंडिया, राइट। अब हम लिमिटेशन एक्ट के कुछ और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसके अलावा इट सेज इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, मतलब ये फोर्स में कब आएगा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि ये फोर्स में आएगा। तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये फोर्स में कब आया, 1 जनवरी 1964 को ये जो लॉ है वो फोर्स में आ गया, राइट। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और बातें बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं वो सारी चीजें, राइट। देखिए, जो लिमिटेशन एक्ट है किस पे अप्लाई होता है, इट अप्लाइज टू ऑल सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस एंड सम एप्लीकेशंस, राइट। अब यहां पे मैंने सम एप्लीकेशंस लिखा, तो मतलब कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिस पे अप्लाई नहीं होता, राइट।
किस पे अप्लाई होता है? सूट्स पे, अपील्स पे और सर्टेन एप्लीकेशंस पे। अब कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता? तो अगर कोई एप्लीकेशन सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए दी गई है, राइट, सक्सेशन सर्टिफिकेट तो आप समझते होंगे सब, ठीक है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई एप्लीकेशन प्रोबेट के लिए दी गई है उस पर अप्लाई नहीं होगा लिमिटेशन एक्ट। उसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन इन्वोक करने के लिए दी गई है व्हाट? इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, इन्वोकिंग इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, उस पे भी अप्लाई नहीं होगा लिमिटेशन एक्ट। इस तरह की एप्लीकेशंस पे, ये 3 तरह की एप्लीकेशंस हैं जिन पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं वहां पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको 2 लेक्चर्स में पढ़ाए ना, आपको पूरे याद होने चाहिए, आपको पूरे समझ आने चाहिए, राइट। आप अफोर्ड नहीं कर सकते इनको मिस करना। फिर लिमिटेशन एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होता? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता। It doesn't apply to criminal proceedings, right? सिविल लॉ पे अप्लाई होता है, सिविल प्रोसीडिंग्स पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्ट वेयर इट इज एक्सप्रेसली मेड एप्लीकेबल, एक्सेप्ट वेयर इट इज एक्सप्रेसली मेड एप्लीकेबल, राइट। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आर्टिकल 114 एंड 115, राइट, उसके अलावा जो कि अपील्स के बारे में बात करता है लिमिटेशन एक्ट का, उसके अलावा आर्टिकल 131 जो कि रिवीजन के बारे में बात करता है, क्रिमिनल रिवीजन के बारे में बात करता है। इन केसेस में आर्टिकल 114, 115 शेड्यूल 1 में अपील्स के बारे में बात करता है, क्रिमिनल अपील्स के बारे में, और आर्टिकल 131 क्रिमिनल रिवीजन के बारे में बात करता है, और उस पे ये अप्लाई उन क्रिमिनल मैटर्स पे अप्लाई होगा, अदरवाइज ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता, राइट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं अप्लाई होता, जब तक उसे एक्सप्रेसली अप्लाई ना किया जाए, राइट। देन फंडामेंटल राइट्स पे अप्लाई नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स पे और रिट्स पे अप्लाई नहीं होता, राइट। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है उसको, वो हम सबका इनहेरेंट राइट होता है, हर एक ह्यूमन का, मतलब इंडिया में जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ उनको सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके अलावा कुछ जो फॉरेनर्स होते हैं, जो एलियंस होते हैं, जो इंडियन सॉइल पर रह रहे होते हैं, उनके पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो वो राइट्स हम कभी भी एनफोर्स करा सकते हैं, उसको लिमिटेशन के थ्रू बार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स और रिट्स, इन दोनों पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। ये प्री में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, अदरवाइज आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो लिमिटेशन एक्ट है ये केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है। राइट, केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ही अप्लाई होता है एंड नॉट टू क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल, राइट, प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल एटसेट्रा।
तो अगर प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं तो केवल वहीं अप्लाई होगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट। अदरवाइज लिमिटेशन एक्ट क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह पे, ट्रिब्यूनल वगैरह पे अप्लाई नहीं होता वहां की प्रोसीडिंग्स पे। ये याद रखिएगा, प्री का क्वेश्चन है, अक्सर कई एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन आते हुए देखा है। अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे जो है ये अप्लाई होता है। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सप्रेसली मेड एप्लीकेबल बाई आर्बिट्रेशन एक्ट, राइट। तो आप ये याद रखिए कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा, जबकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, कोर्ट नहीं होता आर्बिट्रेशन, मतलब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, फिर भी क्या होता है, लिमिटेशन अप्लाई होता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट ने इसको अप्लाई किया है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? किसी भी, आप जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, राइट, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आपने कुछ ऐसा मिसकॉन्डक्ट कर दिया, तो उस तरह का जो प्रोसीडिंग्स हैं, राइट, उनमें ये नहीं अप्लाई होता। क्यों? क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, आपका डिपार्टमेंट कोई कोर्ट थोड़ी होगा, तो उसमें अप्लाई नहीं होता। देन लिमिटेशन जो है सूट को बार करता है। लिमिटेशन किसको बार करता है? सूट को, नॉट डिफेंस। डिफेंस को बार नहीं करता। आप कोई भी डिफेंस तो ले सकते हो बात तक कि भाई आप तो, अगर आपके अगेंस्ट कोई सूट फाइल करता है तो आप कोई भी डिफेंस जाके कोर्ट में ले सकते हो कि मेरे साथ ये हुआ था और इन्होंने वो राइट ब्रीच किया था या कुछ भी था, तो आप जो डिफेंस है वो आप ले सकते हो, राइट। वो बार्ड नहीं है, ऐसा कोर्ट नहीं बोलेगा आप 3 साल हो गए तो आप ये डिफेंस नहीं ले सकते, आप ये अपने फेवर में ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो सूट बार होगा, आप सूट फाइल करने से बार्ड रहोगे पर डिफेंस लेने से बार्ड नहीं रहोगे। नेक्स्ट, जो पार्टीज हैं बाय एन अग्रीमेंट, जो पार्टीज हैं अपने अग्रीमेंट से कैन नॉट ऑल्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कैन नॉट ऑल्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया है 3 इयर्स, पर ए एंड बी एक सेपरेट अग्रीमेंट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम तो इसको 5 इयर्स कर लेते हैं, चलिए। अगर हम में से किसी ने सूट कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो हमारे पास आज़ादी होगी कि हम 5 साल में सूट फाइल कर सकें, जबकि लिमिटेशन है क्या कह रहा है, 3 इयर्स कह रहा है। ये अलाउड नहीं है। या ये बोले कि लिमिटेशन है तो 3 इयर्स बोल रहा है, बट लेट्स मेक इट 1 ईयर बाय ए म्यूचुअल अग्रीमेंट, राइट। तो ना लिमिटेशन पीरियड को इंक्रीज करना और ना ही उसे डिक्रीज करना, दोनों ही चीजें जो हैं वो अलाउड नहीं है, दोनों ही चीजें परमिसिबल नहीं है। उसके अलावा जो इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, राइट। अब स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू इट्स लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग मतलब बहुत ज़्यादा उसको लिबरली इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट्स को और वेलफेयर स्टैट्यूट्स को जैसे इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट जो बोल रही है, बस आपको उसी हिसाब से ग्रामर और जो वर्ड्स हैं उनका जो प्लेन मीनिंग है उसके हिसाब से आपको इंटरप्रेट करना है। पर
अगर कोई एम्बिग्यूटी है, अगर कोई एब्सर्डिटी है इन दिस इंटरप्रिटेशन, इन दैट केस इसको इंटरप्रेट उस वे में किया जाएगा जो एक इंसान का सूट फाइल करना फैसिलिटेट करता हो, राइट। तो आप उतना याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, अभी आप केवल इतना याद रखिए कि इससे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है अकॉर्डिंग टू लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट। और जो भी एग्जेम्पशंस लिमिटेशन एक्ट ने दिए हैं केवल वही एग्जेम्पशन कोर्ट दे सकता है, कोर्ट अपना डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकता, राइट। जो भी एग्जेम्पशंस लिमिटेशन एक्ट ने दिए हैं केवल वही एग्जेम्पशंस कोर्ट दे सकता है, उसके अलावा कोई नया एग्जेम्पशन अपनी तरफ से बना के कोर्ट डिस्क्रिशन यूज करके नहीं दे सकता, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लिमिटेशन एक्ट की हिस्ट्री डिस्कस की, हमने लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेशन डिस्कस किया और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। आज का लेक्चर अगर आपको प्रॉपरली आता है तो आपके 1-2 मार्क्स सिक्योर करने के लिमिटेशन एक्ट में चांसेस 100% हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इनमें से हर एक पॉइंट से ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप मुझे बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।